हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का तो यही सवाल होता है कि सर क्या एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, करता भी है या नहीं है, या ये चार्ट्स वगैरह है। हमने इतनी जगह ट्राई किया, हर बार चार्ट रीडिंग जो है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्या करें, क्यों इन चार्ट्स पे भरोसा करें या नहीं करें? दोस्तों आंसर ये है कि टूल में कोई कमी नहीं है, आप उस टूल को कैसे यूज करते हैं उसका अंतर है सारा का सारा। तो देखिए आज का वीडियो टोटली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एफआईआईज डीआईएज के दिमाग में क्या चल रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। वो सारी चीजों को डिकोड करने में टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा मदद करता है। बिजनेस फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है वो चाल पता करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, लीक से हटके है और आपको पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। सो वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए, तभी आप एक समझदार इन्वेस्टर बन पाएंगे। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ करंट मार्केट सिनेरियो। अभी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे आपने देखा होगा लोगों ने सडनली स्टॉक्स की बातचीत करनी ही बंद कर दी है और अधिकतर लोग मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी वजह भी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों के तो वीडियो भी ब्लॉक हो चुके हैं, पर मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जिसको वीडियो ब्लॉक होने का कोई डर है। मैं तो एक रिसर्चर हूं जो अपनी रिसर्च से बेस्ट चीज आपके सामने लाता हूं। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए यूट्यूबर, बट एनीवेज चलिए हम बात करते हैं वापस उस पॉइंट पे। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आज मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहां पर दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और ये निफ्टी का जो चार्ट है वो है आपका डेली चार्ट। अब आप यहां पर एक एक चीज को ध्यान से देखिए और आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज ये है कि मैंने बहुत दिनों पहले ही अपनी मेंबर्स कम्युनिटी के अंदर ये कह दिया था कि भाई ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो फ्रेम हो चुका है कंप्लीटली। एंड जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फ्रेम होता है तो उसके बाद ये नेक लाइन को तोड़ने के बाद भाई साहब दुनिया की कोई ताकत इसको नीचे जाने से नहीं रोक सकती। आप कहीं का भी कभी का भी कोई भी आप उठा करके देख लीजिए कि विद हाई राइजिंग वॉल्यूम, और अगर ये नेकलाइन को तोड़ करके हेड एंड शोल्डर बनता है तो वो पूरा होता है। हाँ, मुझे नहीं पता कोई एक्सेप्शन आपको मिल जाए तो मुझे जरूर शेयर करिएगा। मैंने तो अपने करियर के अंदर इससे ज्यादा एक्यूरेट टेक्निकल सिग्नल नहीं देखा है। चलिए अब बात करते हैं। तो यहां जब ये पैटर्न बना है तो आप देखेंगे इसका फायदा, इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जितना ये ऊपर जाता है एग्जैक्टली उतना या उसके लगभग आसपास ही नीचे जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जितना ये हेड हाइट पर गया है लगभग उतना ही ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पहुंचे इसके अंदर, राइट। उसके बाद क्या, उसके बाद में बात आती है रिवर्सल की। तो यहां से अब रिवर्सल शुरू हुआ है। आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं और उसके बाद में बीजेपी की विक्ट्री मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, बट आप एक अपवर्ड मूवमेंट मार्केट के अंदर देख रहे हैं, बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि आरएसआई जो है वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रही है। और आरएसआई का पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इसमें कुछ स्ट्रेंथ तो है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में पता नहीं पड़ेगी एक्चुअली क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप चार्ट को स्विच करते हैं आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर होने लग जाती है। तो देखिए अभी ना आप इसका टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं डेली चार्ट का। तो आप जैसे ही लॉन्ग टर्म में जाकर के देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मूविंग एवरेजेस ने ना यहां क्रॉसओवर दिया था इस जगह पर। ये कब की बात है, करीब करीब जुलाई के आसपास की बात है। जुलाई में देने के बाद में और ये कंटिन्यूअसली हाईज बनाते हुए चल रहा था। क्यों? क्योंकि क्रॉसओवर हो चुका था। लेकिन क्या यहां मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ? एब्सोल्युटली नहीं हुआ। तो अगर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है और प्राइस नीचे रहती है तो उसमें एक बेरिश ट्रेंड शुरू होने के चांसेस होते हैं, बट ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बुल रन अभी भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई दुनिया में गारंटी नहीं दे सकता, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प यू टू थिंक डीपली एंड एनालाइज द माइंड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके बाद में कि अब इसको लॉन्ग टर्म में लेकर के चलिए। तो लॉन्ग टर्म में लेकर के चलते हैं तो आप चलते हैं जी भाई साहब 1 वीक का चार्ट ले लीजिए। अब क्या पिक्चर ज्यादा क्लियर हुई कि नहीं हुई कि जिस चीज को आप सोच रहे थे पैनिक है, बट वो आपको एक कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ एक ग्राफ नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल एक
कंसिस्टेंसी से, जैसे समुद्र के अंदर शिप चलता है एक ही स्पीड से, एक ही तरह से क्रूज करते हुए, क्या एक क्रूजिंग मूवमेंट नजर नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना? ठीक है। क्या आपको आरएसआई में क्रूजिंग मूवमेंट नजर आ रहा है कि नहीं, कि एक बिल्कुल विद इन द रेंज बट थोड़ी सी ऊपर की तरफ डाइवर्ट होती हुई चल रही है, हल्का सा करेक्शन, अगेन वापस से एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। तो ये एक लॉन्ग टर्म इंटैक्ट जो चार्ट है वो आपको ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ना वो आपका इंटैक्ट है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलें और देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो देखिए अब हम ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में जाते हैं, तो अब इसको ले लेते हैं 1 मंथ में। मंथली चार्ट में आइए, अब आप बताइए मुझे, क्या अभी भी आपको पैनिक नजर आ रहा है? आ रहा है क्या? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट में आप ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो आपको पाएंगे आप कि यहां से ये कब से 2005 से चल रहा है, तो हम इतना पीछे नहीं जाएं, हम तो अभी की बात करें। अच्छा, ये 2007-8 के आसपास का ये वो पीरियड था जबकि जो सब प्राइम क्राइसिस वाला और वो जो एरिया है, वो जो टाइम था, आप देख रहे हैं कितनी तेज गिरा है। सब प्राइम क्राइसिस यानी 2008, इसमें मार्केट तेजी से क्रैश हुआ था, और क्रैश होने के बाद में सबने सोचा था ये खत्म हो गया। क्या ये खत्म हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद में कंटिन्यूसली चलता रहा, और आप देखिए कंटिन्यूसली एक तरीके का ट्रेंड ये शो कर रहा है, लगातार हाई हाइस बन रहा है। फिर आपके पास में ये 2019 में कोविड आया, इसने 50 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में क्या मार्केट क्रैश होकर के नीचे आया? नहीं आया। थोड़ा सा नीचे गया, करेक्ट हुआ, फिर से वापस बढ़ना शुरू हुआ। आप देखिए कितनी तेज रिकवरी है। रिकवरी होने के बाद में क्या हुआ? फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद में ठीक ठाक से रिकवरी चलती रही। फिर ये ब्रीदिंग पीरियड, वापस से एक छोटा सा करेक्शन, और उसके बाद में कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो ये हमेशा ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है जी। तो आप ये देखेंगे कि जब आप किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी पर जाकर के आराम लेने के लिए रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? ठीक है, थोड़ा रुके, फिर उसके बाद में अगली सीढ़ी पे चढ़ पड़े। मार्केट भी एक्चुअली यही करता है। अगर आप सीधे शब्दों में बात करें तो ऐसे समझें इसे कि क्या होता है ना कि जब एक ये डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है पूरी की पूरी, और डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि जो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, वो ब्यूटीफुली काम करता है मार्केट में, ब्यूटीफुली। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक लोग बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद में लोगों को लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा ओवर बॉट जोन में जा चुका है मार्केट। जब ऐसा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं तो प्राइस वापस से नीचे आ जाती है। दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। आप ये देखिए, ये मंथली कैंडल्स है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये कब से? अक्टूबर से, 23 का अक्टूबर ये रहा, यानी कि हालांकि तो उससे भी पहले से था, लेकिन 23 अक्टूबर। ठीक है, यहां से भाई साहब हर महीने आप देखेंगे तो मोर और लेस हर महीने की कैंडल इज राइजिंग हाई। ठीक है, तो अब आप बताइए यहां से करीब करीब इस जगह से मार्केट पहुंच गया इतना, यानी 18,000 के आसपास से मार्केट पहुंचा 24,000 निफ्टी। ठीक है, क्या अब इसके अंदर 1000 पॉइंट का करेक्शन आना स्वाभाविक नहीं है? क्या इसके अंदर अब 10% का करेक्शन आना स्वाभाविक नहीं है? होना ही चाहिए ना। ये तो मार्केट टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन तो मार्केट में चलते ही हैं। सो दिस इज अगेन दैट टाइम काइंड ऑफ अ हेल्दी करेक्शन। अगर ऐसा करेक्शन नहीं आया होता आज तक तो सेंसेक्स हो सकता है 3-4 लाख नजर आता है, या मान लीजिए कम ज्यादा हो सकता है, बट ये करेक्शन टाइम टू टाइम करेक्शन आने की वजह से क्या होता है, हेल्दी डिमांड एंड हेल्दी सप्लाई का मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, सो अभी जो ये करेक्शन है, दिस करेक्शन इज नॉट वेरी लॉन्ग टाइम करेक्शन एंड दिस इज नॉट अ पैनिक सिचुएशन एट ऑल। दिस इज अ हेल्दी करेक्शन विच एवरी मार्केट कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस। तो ये आपको देखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। दूसरी चीज आप ये देखिए, क्या FIIs, DIIs भी मार्केट को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं? क्या हम ये टेक्निकली फंडामेंटली देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अब जब भी हम इसकी मूवमेंट देखते हैं, फंडामेंटल इसकी FIIs की, DIIs की मूवमेंट देखते हैं, तो हमें जानबूझ के ये लोग मार्केट को गिरा रहे हैं ये भी पता पड़ जाता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं FIIs का जो मूवमेंट है उसमें आपको साफ तौर पे नजर आ सकता है कि भाई ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, हाँ एक सेकेंड दोस्तों, जस्ट यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई ये जो FIIs है, ये आप एक के बाद इनकी हरकतें देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले मार्केट को ऊपर लेकर के जाओ, फिर मार्केट को गिराओ। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अप्रैल के अंदर खरीदारी करी 1,91,000 करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए की बाइंग कर ली भाई साहब इन्होंने।
ठीक है। और फिर उसके अगले ही महीने इन्होंने 2 लाख से ऊपर की सेलिंग कर दी। फिर उसके बाद में 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी, फिर 1.25 लाख करोड़ रुपए की बाइंग करी, फिर अगस्त के अंदर तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया जब 2 लाख करोड़ रुपए की बाइंग कर ली इन्होंने एक महीने में। फिर सितंबर में 21,000 करोड़ की बाइंग करी, और जब इन्होंने देखा कि चलो मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, तो एक महीने के अंदर 1,11,000 करोड़ रुपए फूंक डाले इन्होंने, सारा मार्केट में सेल कर दिया माल। और उसके बाद में नवंबर में भी 74,000 यानी कि करीब करीब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ही सेलिंग इन्होंने डेढ़ महीने के अंदर अंदर कर दी है। कहने का मतलब है कि यही चीज आपको क्या यहां पर निफ्टी में नजर नहीं आ रही है? मैं दिखाता हूं आपको जरा। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि ये जब बाय कर रहे थे तब तक आपको यहां बाइंग नजर आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए जरा, तो जैसे यहां देखिए अप्रैल के अंदर इन्होंने 191 यानी 1,91,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। अपन चले इधर अप्रैल में देखें, अप्रैल की कैंडल कहां है जी? ये रही। क्या ये ग्रीन कैंडल बता रही है कि नहीं कि इन्होंने बाइंग की है? बराबर है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको बता देता हूं, 1 सेक। दिस इज अप्रैल की ग्रीन कैंडल बता रही है कि ये बाइंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इधर। अब बात करते हैं मई में इन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग की है। ठीक है, क्या मई के अंदर आपको सेलिंग नजर आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? रेड कलर की कैंडल दिख रही है ना साफ। फिर आप इसी तरह से आप आगे देखोगे, जून में इन्होंने फिर से बाइंग करी है, और वो आपको जून के अंदर बाइंग नजर आ रही है। इस तरह से दोस्तों एफआईआई जो करते हैं उसका इंपैक्ट मंथ के एंड में आपको नजर आता है। तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस से खासतौर पर आप थोड़ा हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा ही क्या काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जो एफआईआई है, वो कैसी हरकतें कर रहे हैं, और उससे हमें किस तरह से आगे का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी की लेटेस्ट हरकतें ये है कि मैं आपको बताऊं, ये जितने फॉरेनर्स है ना, ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन एक आम इन्वेस्टर इनके मुकाबले इनकी इंटेलिजेंस कभी कभी मात खा जाती है। अब इन्होंने मार्केट में पैनिक सेलिंग करने के लिए ये कभी अडानी का प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, कभी कुछ और ये सब कनेक्शन है आपस के अंदर। यूएस कोर्ट्स की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हिंडनबर्ग और ये जितनी भी कंपनीज है सब मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं। ये हेज फंड से कनेक्टेड है। पहले आपको पता है अडानी का मैटर मार्केट में उछालने से पहले हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशंस बना ली थी बहुत बड़ी डेरिवेटिव्स में, इंडियन डेरिवेटिव्स में काफी अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया था उन्होंने दुनिया भर का, ताकि अब ये मार्केट में पैनिक फैलाएं और अडानी के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें कहें, और फिर मार्केट में इसके शेयर गिरे और उससे इनको फायदा हो जाए। ठीक है, सेम चीज अभी पिछले काफी टाइम से चल रही थी, जबकि इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि सब चीजें सही ढंग से सही तरीके से ग्रो कर रही है। फिर इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से क्यों निकाले? सिर्फ इसलिए, आप ही बताइए कमेंट में लिख करके, कि जब मार्केट में, इंडियन मार्केट में फंडामेंटल्स ठीक है, वैल्यूएशंस ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक चल रही है, इलेक्शन रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, और इकोनॉमिक जो ओवरऑल जो मनी सप्लाई वगैरह सब कुछ, सारी बैंकों की कंडीशंस, एनपीए सब कंट्रोल में है, तो ये बताइए कि मार्केट इतनी तेजी से 10% गिराने का रीजन क्या है? आप ही बताइए रीजन क्या है, कमेंट में लिख करके बताइए। रीजन बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर्स को डराओ, ट्रेडर्स को डराओ, उनको गिराओ बुरी तरह से, और उनको घबरा करके मार्केट में माल बेचने में मजबूर करो। जब वो मजबूर होकर के माल बेच करके निकल जाए, सस्ते में माल उठाओ, फिर उसके बाद में खरीदते रहो, इस साइकिल को ऊपर लेके जाते रहो। और जब लोगों को लगे कि अब तो कहीं मैं ही ऐसा तो नहीं हूं जो बैंक में पैसे डाल के बैठा हुआ है और शेयर मार्केट में नहीं लगा रहा है, तब उस घबराहट में कुछ भी उल्टा सीधा खरीदने के लिए मजबूर करो। फिर वो चाहे आपका मोती सन्स ज्वेलर्स जैसे 2 करोड़ के आईपीओज हों, जिनके 4 शोरूम से टोटल मिला करके, वैसे आईपीओज भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। और उसके बाद आपको पता है ना, आप मिट्टी खरीद रहे हो सोने के भाव पे, और उसके बाद में आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो जाहिर सी बात है कि अच्छा समझदार इन्वेस्टर वो है जो हमेशा रेगुलरली अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पहचान करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता रहे, उन्हीं स्टॉक्स पे कंटिन्यूअस रिसर्च करता रहे, उसके बाद छोटी छोटी पोजीशंस अपने बिल्ड करता रहे, हमेशा कैश पोजीशन अपनी 30% कम से कम सेफ रखे, चाहे इमरजेंसी फंड में चाहे कहीं पर भी, और उसको यूज तब करे जब मार्केट बुरी तरह पैनिक में बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका हो। और इसके अलावा मार्केट की नॉइज से बच के रहे
और सिर्फ ये रेटिंग एजेंसीज की झूठी खबरों वगैरह से बच के रहे और सिर्फ अच्छे फंडामेंटली स्टॉक से ही अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिनसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और टेक्निकल एनालिसिस से आप कैसे डिकोड करते हैं इस बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम आने वाले दिनों में उस पर और वीडियो लेकर के आएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया भाई साहब, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, तभी तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं तो फिर बाद में मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। मुझे कोई यूट्यूबर बनकर के नाम नहीं कमाना है, मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूं मेरी हेल्प से अगर आप में से किसी का भी फायदा हो सकता है तो मैं सोचूंगा मैंने अच्छा काम किया। सो विद दैट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।